रिटायर्ड जनरल वीके सिंह। ठीक है, तो संस्कृति के आयाम बुक रोड बाय मनोरमा शर्मा एंड रिलीज्ड बाय जनरल वीके सिंह। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर ठीक है, CHRISTO, क्रिस्टोफर नोलन, NOLAN, लोलन, नोलन। ठीक है, इसको लिखो, क्रिस्टोफर नोलन रिसीव्ड रिसीव्ड बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर मोशन बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड at the Golden Globes 2024 award ceremony. Christopher Nolan received Best Director Motion Picture Award at, कहाँ पर मिला इनको, at, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है जो ये अवार्ड सेरेमनी है, गोल्डन ग्लोब्स गोल्डन गोल्डन ग्लोब्स 2024 अवार्ड सेरेमनी, गोल्डन ग्लोब्स 2024 2024 अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक और लिखिए फैक्ट, जर्मनी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का, जर्मनी जर्मनी वन, क्या जीता इसने, वन यूनाइटेड कप 2024, यूनाइटेड कप 2024 2024, ये लिख देना ब्रैकेट में। कई बार क्या होता है कि गेम्स पूछ लेते हैं, मतलब कि वो पर्टिकुलर कप का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इसका किस गेम से रिलेशन है। तो यूनाइटेड कप 2024 जो गेम है वो है आपका लॉन्ग टेनिस। ठीक है, लॉन्ग टेनिस, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये जीता किसने, लिखो, जर्मनी वन यूनाइटेड कप 2024 आफ्टर डिफीटिंग पोलैंड, इसको हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग दी पोलैंड। ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग दी पोलैंड। तो मैंने बताया कि जैसे स्पेशली PCS में दो तरीकों से पूछ लेते हैं कि या तो यूनाइटेड कप का पूछ लेंगे, अब जहां मुश्किल देंगे फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, लॉन्ग टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी वो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखो, निसार, NI, कैपिटल लेटर में लिखना, NISAR, निसार, NISAR, निसार, इसका फुल फॉर्म लिखो यहीं पे ब्रैकेट में, नासा इसरो, नासा इसरो नासा इसरो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ठीक है, सिंथेटिक सिंथेटिक एपर्चर सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में। अब इसमें पहला पॉइंट बना के लिखना, इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। पहले तो ये लिख दो, इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि USA एंड इंडिया, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया या USA एंड इंडिया। तो कई बार क्या होता है कि निसार जो है उसका फुल फॉर्म तो देंगे नहीं, क्योंकि फुल फॉर्म दे देंगे तो समझ में आ जाएगा भाई किन दो कंट्रियों के बीच में है। क्योंकि जो नासा है वो USA की स्पेस एजेंसी है और जो इसरो है वो हमारी जो स्पेस एजेंसी है। तो कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ देंगे कि निसार इज अ प्रोजेक्ट विच कैरी ऑन विद बिटवीन विच टू कंट्रीज। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन बनाने के लिए इंडिया जर्मनी, इंडिया फ्रांस, इंडिया USA ऐसे करके। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके बीच का है, USA और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो ये लिख दिया होगा आपने, इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया या बिटवीन USA एंड इंडिया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव to improve Earth observation techniques. Objective to improve Earth observation. Objective to improve Earth
ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अब यहाँ पे जो अर्थ ऑब्जर्वेशन है उसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ जो आपके क्या है, जो क्लाइमेट पैटर्न में चेंज आ रहा है, ठीक है, हमारे अर्थ में जो आपका एयर पैटर्न में चेंज आ रहा है, हमारे अर्थ में जो आपके क्या होते हैं, ओशन करेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, ओशनोग्राफी के अंदर, कि जो ओशन करंट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्या होता है, हॉट ओशन करंट्स होते हैं, आपके कोल्ड ओशन करंट होते हैं। ऐसी आपकी जो एयर होती है, यानी कि जो विंड होती है, ये भी क्या होती है, आपकी कोल्ड होती है, हॉट होती है। इनमें लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद जो आपका सी लेवल, ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है आने वाले समय में ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। सी लेवल में जो आपके चेंजेस हो रहे हैं, और आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए ये दोनों ने मिलके ये निसार का जो कॉन्सेप्ट है अपर्चर रेडार, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, कि कैसे करें, किस तरीके से चेंजेस है माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, ठीक, और गैलेक्सी में कैसे चेंजेस आपके हो रहे हैं थोड़े बहुत, मतलब उसका असर किस पे पड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे असर पड़ रहा है, वो सब चीज़ें। ठीक। अच्छा, यहीं पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लो, स्टार बना के। नासा जो है आपका अमेरिका का, वो कब बना था, तो यहीं पे एक एरो बना के लिखो, जुलाई 1958। जुलाई 1958 उसका बनने का था ईयर। और दूसरा स्टार बना के लिखो, हमारा इसरो जो है ये आपका कब बना था, तो ये बना था हमारा 1969 में। ठीक है, तो देखा जाए तो 69 से आज तक इसरो ने काफ़ी क्या कर लिया है, जो डेवलपमेंट है वो आपका काफ़ी कर लिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखिएगा क्वेश्चन। लाओस, ये कंट्री आपको पता होगी साउथ ईस्ट एशिया में है, नहीं पता तो ब्रैकेट में लिख लो, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जहाँ पे आपका ये इंडोनेशिया उधर की तरफ है लाओस, तो इसमें लिखो, लाओस गवर्नमेंट, लाओस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, लाओस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्पेशल सेट ऑफ स्टैम्प्स, जो ये पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं, अ स्पेशल सेट ऑफ स्टैम्प्स, स्पेशल सेट ऑफ स्टैम्प्स लिमिटेड अमाउंट में है, स्पेशल सेट ऑफ स्टैम्प्स फीचरिंग, अब उसमें क्या चीज फीचरिंग है भाई, ये हमारे लिए ऑनर की बात है, फीचरिंग लॉर्ड रामा, या राम भी लिख सकते हैं, या कई वहां जो लिखा हुआ है लॉर्ड रामा मिलेगा लिखा हुआ आपको, तो फीचरिंग लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा, ठीक है, एंड लॉर्ड बुद्धा, दो लोगों को उस स्टैम्प पे प्रिंट किया गया है, लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड बुद्धा। और दोनों की आपको पता है कि हमारे इंडिया से बहुत गहरा नाता है, लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड बुद्धा। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में किस तरीके से आ सकता है कि वो कौन सा साउथ ईस्ट एशिया का नेशन है, ऐसे घुमा के देंगे क्वेश्चन, जिसमें लॉर्ड, जिनके जिनके यहाँ पोस्टल स्टैंप्स पर, यहाँ लिखना तो लिख दो पोस्टल स्टैंप, जिनके पोस्टल स्टैंप्स पर लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड बुद्धा की जो पिक्चर्स हैं वो पब्लिश की गई हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, यहीं पे दूसरा एक स्टार बनाओ, और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ये चीज़ों की तरफ जाते हैं तो कई बार वो ज्योग्राफी की चीज़ें पूछनी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख लो, लाओस शेयर बाउंड्री विद, ये पूछ सकते हैं भाई, तो लिख देना लाओस, लाओस शेयर बाउंड्री विद, किन किन कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, पहला लिखो चाइना, उसके बाद वियतनाम, ठीक है, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, फिर उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद फिर म्यांमार, म्यांमार, और उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, कंबोडिया हो गया। ठीक है, इनके साथ बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। फिर एक और चीज लिख लो जो आ सकती है एग्जाम में, मिकोंग रिवर, मिकोंग रिवर पासिस थ्रू लाओस, ठीक है, वहां से पूरे, जैसे हमारी गंगा रिवर पास ऑन होती है, आपका गोदावरी कृष्णा, वैसे लाओस भी मेकोंग से निकलती है। तो लिखो, मेकोंग रिवर पासिस थ्रू लाओस, मेकोंग रिवर, ठीक है, पासिस थ्रू लाओस, एंड इट्स टोटल लेंथ, खाली मेकोंग के अंदर नहीं, क्योंकि कई देशों से भी गुजरती है ये साउथ ईस्ट एशिया के, एंड टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ इज 1800 किलोमीटर, एंड टोटल लेंथ इज 1800 किलोमीटर। Mekong River passes from Laos and its total length 1800 किलोमीटर। ठीक,
वहीं अगर आप हमारे गंगा रिवर की बात करो, है ना, तो गंगा रिवर की लेंथ कितनी होती है, 2525 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, तो जाती भी कई स्टेटों से होकर आपके है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, इसलिए तो इतनी लेंथ बनती है इसकी। खैर, तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें लिखो इंडिया, अगला क्वेश्चन लिखो, इंडिया विल लीड, इंडिया विल लीड, या आप लिख सकते हैं चेयर्ड या लीड द एशियन डिजास्टर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, एशियन डिजास्टर, एशियन डिजास्टर, ठीक है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, PREPAREDNESS, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस सेंटर, उसको लीड करेगा यानी कि उसका चेयरमैन बनाया गया है इस एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फ्रॉम, कब से कब तक रहेगा उसका चेयरमैन, तो आ सकता है फ्रॉम 2024, 2024 टू 2025, ठीक है, 2024 टू 2025, 2025, ठीक। फिर यहाँ पे लिख लो, एग्जाम में शायद पूछ ले, ये शॉर्ट में आपका क्या लिख सकते हो उसको, ADPC लिख सकते हो आप उसको, ठीक है, ADPC। तो अगला पॉइंट यहाँ पे बना के लिख दो, मीटिंग ऑफ 2024 या मीटिंग ऑफ ADPC ऑफ 2024, मीटिंग ऑफ ADPC ऑफ 2024 कहाँ पर हुई थी पूछ सकता है। मीटिंग ऑफ ADPC यानी कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, तो मीटिंग ऑफ ADPC 2024 वाज हेल्ड इन बैंकॉक। कहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी आपकी, बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, कई बार जगह भी पूछ लेता है, हेल्ड इन बैंकॉक, हेल्ड इन बैंकॉक। चलिए अगला लिखिए। ये तो नहीं पूछेगा आप लोगों से, ठीक। इसमें लिखिए अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अप्रूव्ड जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एज, एज इंडियाज, एज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट, as India's first port, as India's first port, which work fully, as India's first port, which work, which work fully on ट्रिपल पी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, विच वर्क फुली ऑन ट्रिपल पी मॉडल, ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल। फिर एक और पॉइंट लिखो जो इंटरेस्टिंग है इसमें, सर ट्रिपल पी का क्या बोला आपने, सर ट्रिपल पी पी का फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। ठीक है भैया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यस सर। ठीक। तो फुली वर्क हो रहा है प्राइवेट का, क्या होता है कि हमारे यहाँ, अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल हमारे यहाँ जो पोर्ट्स हैं, मेजर जो पोर्ट्स हैं, वो लगभग 13 बताए जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में कई बार ये पोर्ट्स के नाम आ भी जाते हैं पूछने को, ठीक, कि 13 पोर्ट बताए जाते हैं। जैसे कि ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये आपका क्या है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कई बार लोकेशन पूछ ले, तभी मैं लिखा देता हूँ आप लोग को, पहले इसको पूरा कर लो कि वर्क फुली ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है, एक चीज तो हमारा ये हो गया। दूसरा इसमें एक और पॉइंट लिखना, गवर्नमेंट focuses, focuses to increase, to increase for government focuses to increase, to increase export, to increase, ऐसे लिख लो, to increase agriculture export from this port, government focuses
टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऐसे लिख लो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट। गवर्नमेंट फोकसेस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऐसे लिख लो, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट। गवर्नमेंट फोकसेस टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एग्रीकल्चर वो हैं प्रोडक्ट्स हैं वो इसी पोर्ट से क्या हो, बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो, फ्रॉम दिस पोर्ट। वजह क्या है कि जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखो, अगर ये वाला हमने जो यहाँ रखा है कि हमारा मैप ये वाला, तो अगर आप इंडिया का या वर्ल्ड मैप देखो तो ये जो आपका पोर्ट है हमारा, इसका जो, एक मिनट, इसका जो लोकेशन है वो सबसे बेस्ट है किसके लिए, ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ बॉम्बे में हो गया। तो यहाँ से आप एक तो जितनी भी आपकी क्या है सऊदी अरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बड़े आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, यहीं से आपका क्या, रेड सी से होते हुए ये आपके केनाल को, जो आपकी केनाल है उसको पार करते हुए, ठीक है, स्विस केनाल को पार करते हुए कहाँ, मेडिटेरियन सी, और उसके बाद पूरा आपको क्या मिल जाएगा, एक अच्छा खासा यूरोप के लिए मार्केट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा जो है इस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करने के लिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास तौर पे जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको यहाँ से भेजने के लिए इस पोर्ट को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ठीक। और आपको पता ही होगा कि यूरोप में, खास तौर पे इस पूरा जो आपका यूरोप का इलाका है, इस यूरोप में हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आपके क्या हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मेज़ हो गया, ऑनियन हो गया, है ना, और बासमती राइस हो गया, और सबसे बड़ा स्पाइसेस, क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस इलाके में जब सा स्पाइसेस की डिमांड होती है वो ये यूरोप का इलाका है। और इस यूरोप के एरिया में ड्यू टू दी क्लाइमेटिक कंडीशन वो स्पाइसेस एग्रीगेट नहीं, मतलब एग्रीकल्चर नहीं कर पाते जो कि हमारे यहाँ कर पाते हैं, यानी कि खास तौर पे आप कह सकते हो कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि हमारे जो साउथ इंडिया वहाँ पे, तो हमारा ये जो स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट है वो आज की बात नहीं है, इतना फ्लरिश करता है। एंशंट इंडिया से कहते हैं कि स्पाइसेस ही इंडिया की क्या रही है, हमेशा पहचान रही है। तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं अब, एक प्रॉपर मैनर वे में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिससे हमारा जो फॉरेन करेंसी है, एक्सपोर्ट है, वो हमारा क्या हो, बढ़े, ठीक है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो उसमें प्राइवेट जब प्लेयर्स काफ़ी यहाँ कूदेंगे तो आपको वो मिलेगा, कंटेंट जो है वो अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब जरा यहाँ पे इसी इसी में ना एक चीज़ लिख लो, पोर्ट्स। तो दो कॉलम बना लो, पोर्ट लिख लो और स्टेट लिख लो, दो कॉलम तैयार कर लो, एक में लिखो पोर्ट, एक में लिख लो स्टेट, स्टेट, ठीक है। तो कुछ के नाम तो बड़े आसान है और उसको गेस करना बड़ा आसान हो जाता है, जैसे कि लिखिए आपका चेन्नई पोर्ट, जहाँ पे आपने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे लिख दीजिए चेन्नई पोर्ट। लोकेशन आपको आसान करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका चेन्नई पोर्ट, ठीक है। तो स्टेट आपको पता ही चल गया होगा, तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट, यहाँ पे लिख दीजिए तमिलनाडु, ठीक। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में, या कह सकते हो जहाँ हल्की सी जगह अगर छुट्टी है तो वहाँ पे लिख देना आर्टिफिशियल पोर्ट। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, यानी कि इसको बाय ह्यूमंस, एज है कि पोर्ट तो रहा होगा बट बहुत बड़े लेवल पे इसको अगर डेवलप किया है तो हम ह्यूमन बींग्स ने बाय दी कंस्ट्रक्शन जो है इसको डेवलप किया है, ठीक है। दूसरा आपका लिखिएगा कोच्चि, कोच्चि पोर्ट, ठीक है, ये आपका कहाँ हो गया, केरला, ठीक है। मैप में आपको दिख रहा होगा, मैप में तो यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, यहीं पर है। कोच्चि पोर्ट आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका, केरला हो गया, ठीक है। फिर ध्यान रखना, ये भी जो कोची पोर्ट है किस चीज़ के लिए फेमस है, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, ये आप लिख सकते हैं अगर राइट हैंड साइड पर लिख रहे हैं तो, फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड सॉल्ट्स, जो कोची पोर्ट है। उसके बाद थर्ड पोर्ट लिखो आपका इन्नौर, ई NNORE, इन्नौर आपका, ये तमिलनाडु, ठीक है। इन्नौर आपका तमिलनाडु, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा इन्नौर लिखा हुआ, बट ये कहाँ हो गया आपका, तमिलनाडु में हो गया, ठीक।
फिर उसके बाद लिखिए फोर्थ आपका कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट सबको पता चल गया होगा भाई कहाँ पर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आप एक स्पेशल फीचर लिख सकते हैं कोलकाता पोर्ट के आगे राइट हैंड साइड पर, रिवर राइन पोर्ट, यानी कि ऐसा पोर्ट है जो कि रिवर के किनारे है, ना कि आपके डायरेक्ट ओशन के पास। ठीक है, रिवर राइन, RIVER, ठीक है, देखो दो बार गलती हो गई, RIVERINE, RIVERINE, रिवर राइन पोर्ट। ठीक है। हाँ प्रिया कुछ पूछ रहे हो? सर ये जो बाकी के फोर्ट है वो सी के किनारे बोले आपने? सारे के सारे वही हैं, चेन्नई देखो ना, लोकेशन देखो, ये कोलकाता पोर्ट मैप की तरफ देखो, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो रिवर जो आपकी हुगली है हम्म। उसके ठीक किनारे आपका ये है असल में। ठीक है, इसको लिख लो अगर लिखना है तो, सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ हुगली रिवर। जो कोलकाता पोर्ट है एक्चुअल में वो किस रिवर के किनारे है, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टार बना के, सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर। ठीक है। और एक और चीज आ सकती है एग्जाम में कि ये जो कोलकाता पोर्ट है इसका लोकल नेम, यानी कि वहां पे लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं डायमंड हार्बर पोर्ट। अगर मान लो एग्जाम में ये लिखा है कि डायमंड हार्बर, ठीक है, ये हार्बर जो है, डायमंड हार्बर जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, एक्चुअल में कलकत्ता पोर्ट को ही नाम दे रखा है डायमंड हार्बर। ये ऐसे पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि डायमंड हार्बर जो है वो किस रिवर के साइड में है, तो वही होगा हुगली रिवर के साइड में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद लिखो कांडला पोर्ट, KAND। तो डायमंड हार्बर नाम क्यों इसका मेन? मेन मतलब दे रखा है, लोकल ब्रिटिशर्स के टाइम का दे रखा है। ठीक है, कुछ कई किताबों में कोलकाता पोर्ट लिखा हुआ है, कई किताबों में डायमंड हार्बर लिखा हुआ है। अच्छा, फिर अगला लिखो कांडला, के तो ए। ये जगह हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? कांडला, कांडला कांडला, में से। KANDLA, कांडला पोर्ट। ये आपका लिखिए गुजरात, ये आपका हो गया गुजरात में कांडला पोर्ट। ठीक है, इसके आगे लिख दो आपका, कांडला पोर्ट की स्पेशलिटी क्या है, करेक्टर क्या है, टाइडल पोर्ट है ये, इट इज अ टाइडल पोर्ट, इट इज अ टाइडल पोर्ट। ठीक है। और टाइटल क्या होता है? टाइडल मतलब जिसको हम बोलते हैं ज्वार भाटा, जब आपका मून के जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके रीजन से क्या होता है कि जो आपका ओशन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इस पोर्ट तक बहुत हाई लेवल तक पानी आ जाता है। तो क्या होता है कि जब टाइड्स आते हैं, यानी कि जब ओशन लेवल इंक्रीज होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, तो कई जो आपके शिप्स होते हैं वो तब इसके अंदर आते हैं, और जैसे ही टाइड लो होते हैं तो वो तब तक रुके रहते हैं, सामान अनलोडिंग लोडिंग करते हैं, और जैसे ही फिर से जब हाई टाइड आता है तो वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल पोर्ट्स बोलते हैं, जिसमें ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून ओशन लेवल का बढ़ना या उसका डिक्रीज होना। ठीक है भैया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइड पोर्ट या टाइडल पोर्ट बोलेंगे। तो आपका क्या हो गया, कांडला हो गया गुजरात में। ठीक, उसके बाद एक और लिखो सिक्स आपका, MORMUGAO। ठीक है, मोरमेगांव या मरमेगांव, ये लिखो कहां पर है आपका, गोवा। ये जो आपका पोर्ट है ये आपका हो गया गोवा। ठीक है, गोवा, इसमें लिख देना सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ, एक स्टार बना के लिख दो, सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ जुआरी रिवर, ZUARI, जुआरी रिवर। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ जुआरी रिवर। उसके बाद सेवेंथ आपका लिखो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अभी जो हमने किया था आठवां आपका, उसमें लिख लो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये थोड़ा सा उससे कहते हैं 50 to 70 किलोमीटर दूर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये भी आपका महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र। अब फर्क ये है कि जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, ये आपका नेचुरल हार्बर है,
ठीक है, नेचुरल पोर्ट है जो महाराष्ट्र में है। और जो ये आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये जो है वो आपका कैसा है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, ये दोनों में एक फर्क है, यानी कि हमने इसको बाद में डेवलप किया, आर्टिफिशियल पोर्ट है। दूसरा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सर चीज। जो सर जो सर जो पहले के पोर्ट है जो आपने बताया, ये भी नेचुरल पोर्ट है क्या? हाँ, वो सब सारे नेचुरल और है, पर इतने बड़े लेवल पे डेवलप नहीं किए जो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया। भाई एज है कि समुद्र के जैसे हरिद्वार है, फॉर एक इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ, जैसे हरिद्वार है, वहां पे हरिद्वार में जो आप देखते हो हर की पौड़ी, वो क्या पहले से थी? नहीं थी ना। तो वो बाद में बनाई गई है, लेकिन उसके पहले क्या होगा, कुछ ना कुछ तो तट रहे होंगे, कच्चे अच्छे लोग वहां रहते होंगे। लेकिन जब आप उसको बना रहे हैं तो यानी कि एक बकायदा आप वहां पर किनारे पे क्या पूरा घाट जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई हर की पौड़ी क्या है, एक समझाने के लिए एक आर्टिफिशियल क्या हो गया, घाट हो गया। लेकिन क्या हरिद्वार में सभी जो घाट हैं इसी तरीके के हैं, मतलब बिल्कुल पक्के? थोड़ा सा हरिद्वार में आगे की तरफ जाओ तो आपको कच्चे घाट भी मिलेंगे जो मिट्टी के बने होते हैं, या ऐसी मिलेंगी मिट्टी की जगह जहां आप खड़े हो सकते हैं और फिर जाके बात लेके वापस आ सकते हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि जहां जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया गया है, वो ऐसा नहीं कि वहाँ समुद्र पहले था, नहीं था, पर वो कच्चा इलाका था, इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, ऐसे समझना है। अच्छा, यहाँ एक और काम की चीज है जो एग्जाम में आ सकती है। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ट्रस्ट है, इसी को बोलते हैं नेहवा शेवा पोर्ट। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। नेहवा, NHAVA, नेहवा शेवा पोर्ट, इसी का एक और नाम दे रखा है, नेहवा शेवा पोर्ट। ठीक है, और यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि नेहवा शेवा पोर्ट बताओ इनमें से किस स्टेट में है। ठीक है, तो भाई महाराष्ट्र है, यानी कि अल्टरनेटिव नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को ही क्या बोलते हैं, नेहवा शेवा पोर्ट आपका कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या है जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, लिख दो, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा कंटेनर यहीं से अपलोड और डाउनलोड होते हैं, मतलब उतरते हैं और जाते हैं। तो इसको लिख दो, क्योंकि यहाँ मशीन्स लगी है ना बहुत हैवी। इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। उसके बाद नाइन्थ आपका लिखिए पारादीप। पारादीप, ये भाई आपका उड़ीसा में, या आप तो क्या बन गया, उड़ीसा बोलते हैं हम लोग, उड़ीसा। ठीक है, पहले हम उड़ीसा को क्या बोलते थे, उड़ीसा बोलते थे। अब उसका नाम क्या कर दिया, उड़ीसा कर दिया। तो विभूति बताएगी कि ये उड़ीसा से उड़ीसा नाम किस आर्टिकल के अंडर में चेंज किया हमने। फिर टेंथ आपका लिखो, तूती कोरिन, तूती कोरिन पोर्ट, तूती कोरिन पोर्ट, ये लिखो आपका तमिलनाडु। तो देखो तमिलनाडु में 3 पोर्ट हो गए। इसके पहले के भी आपके 2 पोर्ट थे तमिलनाडु में, एक तो चेन्नई पोर्ट था, है ना, और एक इन्नौर पोर्ट था। और तीसरा फिर और एक और पोर्ट आपको मिल गया तमिलनाडु में, तीन तीन तमिलनाडु में पोर्ट है। ठीक है, तूतीकोरन पोर्ट ये भी कहाँ हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, इसके आगे लिख दो एक वो करके स्टार बना के, डील्स इन फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। मेन तौर पे यहीं पे इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसको लिख दो डील्स विद, या डील्स इन फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, एंड पेट्रोकेमिकल, एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपका तूतीकोरन हो गया। फिर आपका लिखिए विशाखापट्टनम, विशाखा या विशाखा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसके आगे एक स्टार बना के लिख देना, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे गहरा है ये, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, विशाखापट्टनम ये रहा आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, और उसके बाद लिख लो एक आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसको भी धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये आपका लिख लो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद जो है वो रखने होते हैं।
चलो भाई, अब जरा कॉन्स्टिट्यूशन कर लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल लीजिए आप लोग। चलो पहला लिखो। फर्स्ट आपका लिखना पीएम मोदी। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। पीएम पीएम मोदी पीएम मोदी इनॉग्रेटेड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इनॉग्रेटेड ₹400 करोड़ ₹400 करोड़। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ₹400 करोड़ फास्ट रिएक्टर प्लांट फास्ट रिएक्टर, ठीक है, फास्ट रिएक्टर प्लांट। इसको अंडरलाइन कर देना, फास्ट रिएक्टर प्लांट। अभी समझा रहा हूं क्या चीज है। फास्ट रिएक्टर प्लांट एट कलपक्कम। कहां पर किया इन्होंने? एट कलपक्कम, ठीक है। फास्ट रिएक्टर प्लांट एट कलपक्कम। और ये कलपक्कम जगह कहां पर है आपकी? तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसको फिर से लिख लो प्रिया। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ₹400 करोड़ फास्ट रिएक्टर प्लांट। इसको अंडरलाइन कर देना, फास्ट रिएक्टर प्लांट को। फास्ट रिएक्टर प्लांट एट कलपक्कम, तमिलनाडु। एट कलपक्कम पीएम मोदी, सर इनॉग्रेट रिपीट कर दीजिए। पीएम मोदी। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ₹400 करोड़, जो लिखा हुआ सामने, ₹400 करोड़ फास्ट रिएक्टर प्लांट एट कलपक्कम, तमिलनाडु। ये जगह का नाम है आपका, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। एट कलपक्कम, तमिलनाडु। एट कलपक्कम, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है देखो। हमारे यहाँ क्या है कि जो ओवरऑल क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये भी एक जो डेटा मैं लिखा रहा हूँ एग्जाम में आता है। जो हमारे यहाँ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, उसमें राउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं, 70% जो बिजली हमारे यहाँ बनती है, अगर मान लो अगर हमारे यहाँ 100% इलेक्ट्रिसिटी बन रही है पूरे इंडिया में, तो जो 70% इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो आपकी बनती है किससे? थर्मल प्लांट से, ठीक है। थर्मल प्लांट। अब ये थर्मल प्लांट क्या है? थर्मल प्लांट वो है जहां पर आपका कोल को जलाते हैं और उससे पानी को उबालते हैं, फिर उससे क्या बनती है? भाप या स्टीम बनती है, और उससे फिर आपकी टरबाइन घूमती है। तो एज यूजुअल है कि अगर आप कोल को जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका कार्बन का इमिशन हो रहा है, यानी कि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, ठीक। बाकी का जो 20% बचा हुआ हिस्सा है हमारे यहाँ, ठीक है, ये जो बिजली बनती है ये बनती है आपकी किससे? हाइड्रो से। यानी कि आप कह सकते हो कि पूरे भारत में ढेर सारे क्या हैं हमारे यहाँ? डैम्स हैं, चाहे वो हिमालयाज में डैम हो, चाहे नीचे गोदावरी कृष्णा कावेरी में डैम्स हो, ठीक है। तो ये डैम से बिजली जो बनती है वो 20% उसका कंट्रीब्यूशन होता है 100% में। जो आपके आप मान के चलो लगभग लगभग 6% जो बिजली है, क्योंकि ये तो पूरा कितना हो गया आपका? 90% तो कहीं तो हो गया हमारा, अब बचा 10%, रिमेनिंग 10%। तो उसमें जो 6% जो बिजली है वो आपकी बनती है किससे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। अब ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में मेन तौर पे क्या होता है आपका? क्या क्या आता है? जैसे कि पहला हो गया सोलर, दूसरा आपका हो गया हमारे यहाँ विंड, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो गया? ये जियोथर्मल, कुछ जगहों पर होती है पर इतनी अच्छी नहीं है। जियोथर्मल हो गया। फिर आपका क्या हो गया? टाइडल एनर्जी, जो आपकी समुद्र की लहरें होती हैं उससे भी क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो वो किस में आ गए आपके? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में। और जो रिमेनिंग 4% बिजली हम लोग बनाते हैं, असल में अगर आप जाओ तो देखोगे वहां पे लिखा हुआ है 3.11, पर मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ 4%। ये बनती है किससे? न्यूक्लियर रिएक्टर से हमारे यहाँ, ठीक है। रिएक्टर्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। तो उसी कड़ी में ये 4% को ही इंक्रीज करने की कड़ी में आपका जो भी मैंने आप लोग को लिखाया करंट अफेयर्स का एक फैक्ट कि पीएम मोदी ने फास्ट रिएक्टर प्लांट, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी क्या होती है? अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। कोई बॉइलिंग रिएक्टर होता है, कोई फास्ट रिएक्टर, अभी उसमें नहीं आ रहे हम लोग। कोई फास्ट रिएक्टर आपके होते हैं, तो वो सब टेक्नोलॉजीज हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर अलग टाइप के हमारे भारत में लगाई गई हैं, ठीक है। तो उसी के अंडर में आपका नया जो प्लांट है वो कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु है, वहां पर लगाए गए। तो हम
हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 20-30 सालों के अंदर अंदर जो ये 4% एनर्जी है, जो कि अभी इस समय हम किससे बना रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से बना रहे हैं, इसको हम लोग कहाँ तक पहुंचा दें, 20% तक पहुंचा दें। ठीक है, यानी कि 20% तो हाइड्रो से बनती रहेगी, लेकिन जो ये 70% है इसका हम शेयर कम करना चाह रहे हैं। यानी कि स्टेप बाइज तरीके से जो 70% बिजली अभी थर्मल पावर से बन रही है, यानी कि कोयले को जला जला के बना रहे हैं, इसका आने वाले टाइम पे इससे हम 50% बनाए थर्मल से, और रिमेनिंग जो 20% है वो बिजली कहाँ से बनाए, न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो लगातार इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर की जो नंबरिंग है वो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इससे कार्बन का एमिशन, ग्रीन हाउस का एमिशन क्या होगा आपका, कम होगा, और ग्लोबल वार्मिंग में हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, हमारा कैसे मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर आते हैं। अब यहीं पे एक और चीज़ लिख लो, सब नोट बना के ऐसे छोटा सा एक नोट डाल लो नीचे अगली लाइन में, ऐसे करके लिख लीजिए नोट। और मैं आप लोग को एक न्यूक्लियर रिएक्टर की लिस्ट लिखा देता हूँ और दिखा भी देता हूँ किस तरीके से, कि जिससे आपको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि कहाँ कहाँ पर आपके हैं। ठीक है, तो हमारा एक बार मैप देख लेते हैं इंडिया का, ये रहा। तो हम लोग जो है इसमें कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आपका कहाँ पर है, एक तरफ स्टेट लिख देना और एक तरफ लिख देना नेम, न्यूक्लियर रिएक्टर का नेम क्या रखा गया है। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका यूपी में है। ठीक है, और उसका जो नाम है आपका जो यूपी में है वो है आपका नरोरा, NARORA, नरोरा। ठीक है, NARORA, नरोरा। ठीक, ये जो नरोरा जगह है, ये पर्टिकुलर जगह है आपकी, यहाँ पर लगभग आपके 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, पर अभी उसमें हम नहीं जाएंगे इतना डिटेल में। भले आप ये पहली स्टेज का याद करो कि कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो नरोरा हो गया, यूपी में जगह क्या हो गई, नरोरा, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, तो यूपी से आप लोग बगल में आ जाओ, कहाँ पे, मैप की तरफ देखो, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आ जाओ, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दो पहले राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है आपका रावत भाटा। ठीक है, RAWATH करके, रावत भाटा, रावत भाटा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है राजस्थान में। देन थर्ड आप पोजीशन आओ, राजस्थान से मैप की तरफ देखो, नीचे की तरफ आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे लिख दो गुजरात। यहाँ पे जो है आपका वो है आपका क्या, ये काकरापाड़ा। ठीक है, काकरा, काकरा पाड़ा, ऐसे करके काकड़ा पाड़ा। ठीक है, ये आपका काकड़ा पाड़ा, तो ये कहाँ हो गया, गुजरात हो गया। ठीक, उसके बाद आप लोग चौथे पे आइए, यानी कि गुजरात से नीचे आ गए हम लोग कहाँ, महाराष्ट्र में, इस जगह, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र में आ जाइए। और जो महाराष्ट्र में है वो लिखिए आपका ट्रॉम्बे, TROMBAY करके, आपका महाराष्ट्र में क्या हो गया, ट्रॉम्बे आपका हो गया। ठीक है, ट्रॉम्बे लिख दो, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र की, सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र लिखो, यहाँ पे ट्रॉम्बे लिखो। गुजरात के नीचे चौथे पे आप लिख दो महाराष्ट्र, और इधर क्या लिख दो, ट्रॉम्बे आपका। ठीक है, ऑब्लिक करके कई जगह यहाँ पे तारापुर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो तारापुर भी लिख दो साथ में, तारापुर। ठीक है, ट्रॉम्बे हो गया, या कई जगह क्या बुक्स में लिखा हुआ है, तारापुर लिखा हुआ है, तो तारापुर लिख दोगे। उसके बाद महाराष्ट्र से नीचे आइए, कहाँ पे, कर्नाटका में, यानी कि पांचवा लिखो, कर्नाटका, कर्नाटका। यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम है कैगा, KAIGA, कैगा। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या है, कैगा है। और फिर कर्नाटका से आप लोग सीधे आइए तमिलनाडु। ठीक है, सीधे आइए आप लोग तमिलनाडु, यानी कि 6th पोजीशन पे आ गए, 6 स्टेट में आ गए, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो रिएक्टर हैं वो 2 जगह हैं, एक आपका लिखो ये क्या कहते हैं, कलपक्कम, जो अभी लिखाया था मैंने, कलपक्कम। ठीक है, और दूसरा जो आपका तमिलनाडु में एक जगह है कुडनकुलम, कलपक्कम और कुडनकुलम, KULAM। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के से नाम है, कलपक्कम हो गया और दूसरा आपका हो गया कुडनकुलम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 6 स्टेटों में क्या है, आपके रिएक्टर है। ठीक है,
अब मैं अगर बात करूं कि ये जो 6 जगह हैं यहाँ पे टोटल रिएक्टर्स कितने हैं, एक अलग अलग पॉइंट बना के लिखो, फिर से नीचे एक मतलब अगली लाइन से लिखो और पॉइंट बना के लिखो, टोटल रिएक्टर्स 22, टोटल रिएक्टर्स 22। यानी कि जैसे यूपी है, यूपी में 4 रिएक्टर्स हैं, ठीक है। राजस्थान में आ जाओ, यहाँ पे 3 रिएक्टर्स है, ऐसे करके टोटल इन 6 राज्यों में कितने रिएक्टर हो गए, 22 रिएक्टर हो गए, ठीक है। तो उसको भूलना नहीं, 22 रिएक्टर्स। ठीक, तो ये फिगर जो है, एग्जैक्ट फिगर जो है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे यूपीएससी में पूछ लें या स्टेट पीसीएस में पूछ लें, या आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देंगे। कैसे कि करेंटली द 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर वर्किंग इन और डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टैब्लिश इन 6 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। स्टेटमेंट 6 स्टेटों में है आपका, ठीक। अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड या अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, यहाँ कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, ठीक। वजह क्या है कि हम लोग जो हैं वो किस जोन में आते हैं, अर्थक्वेक की जोन 5 में आते हैं। जितने भी आपके हिमालयन स्टेट्स हैं वो जोन 5 में आते हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश नहीं किया गया है और ना ही आगे शायद अभी कोई प्लानिंग है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, अगर वो उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाए, फट जाए, टूट जाए, क्रैक आ जाए, तो उससे क्या निकलेगा, ढेर सारा रेडिएशन निकलेगा, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, मार सकता है, ठीक। तो यहां से इतना फैक्ट हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लो, अगला लाइन से बना के लिखो, टोटल कैपेसिटी ऑफ 22 रिएक्टर्स आर, सॉरी इज, टोटल कैपेसिटी ऑफ 22 रिएक्टर इज कितनी है, ये बिजली बनाते हैं मतलब, टोटल कैपेसिटी ऑफ 22 रिएक्टर्स इज 6780 मेगावाट, ठीक है। इतनी बिजली बनती है पर डे, मतलब 6780 मेगावाट, ठीक है। तो या तो आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर पूछ लेंगे, या तो फिर आपसे टोटल कितने मेगावाट ये 6 रिएक्टर, सॉरी ये 22 रिएक्टर आपके बताते हैं, ये आपसे पूछ लेंगे, है ना। तो कोई भी डाटा होगा आपको यहाँ पर हेल्पफुल होगा, ये चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें एक स्टेप अगर हम लोग आगे चले, ठीक है, तो वो ये पूछ सकते हैं कि जहाँ ये जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये किनकी मदद से बनाए गए हैं। जैसे कि नरोरा हो गया, राजस्थान का रावत भाटा हो गया, क्योंकि इसमें इंडिया ने अकेले काम नहीं किया है, इसमें किसी न किसी कंट्री ने हमारा क्या किया है, साथ दिया है उस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में, ठीक है। तो ये एक आप लोग सर्च करना असाइनमेंट है आप लोग के लिए कि किस कंट्री ने, जैसे क्वेश्चन आएगा कि नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में किस कंट्री ने साथ दिया, या रावत भाटा बनाने में किसने साथ दिया, है ना। तो ये एक बार आप लोग सर्च करोगे, नहीं मिलेगा तो मैं आप लोग को लिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अपने असाइनमेंट में लिख लो कि कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किस कंट्री की हेल्प से बना है। कई बार आपके एमसीक्यू में, चाहे वो यूपीएससी का एमसीक्यू हो या चाहे आपके स्टेट पीसीएस का हो, ये क्वेश्चन ये लोग कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने उसमें। तो ये जो मैंने अभी लिखा है पीएम मोदी के बारे में कि इन्होंने फास्ट बीटर रिएक्टर ये किया कलपक्कम में, इस रिएक्टर को बना कौन रहा है, तो लिख दो इसको, दिस रिएक्टर इज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो ये नया आपका कलपक्कम में है, इसको लिख लीजिए, दिस रिएक्टर कंस्ट्रक्टेड बाय भवानी, कंस्ट्रक्टेड बाय भवानी, कैपिटल लेटर में लिखना है इसको, कंस्ट्रक्टेड बाय भवानी, BHAVINI, इन्वर्टेड कॉमा कर लो, भवानी, कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड बाय भवानी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख, रिपीट कर दीजिए। आपने क्या, दिस रिएक्टर कंस्ट्रक्टेड बाय वॉइस भवानी, ये जो जो लिखा है मैंने, दिस रिएक्टर कंस्ट्रक्टेड बाय भवानी, BHAVINI, ये दिख रहा है प्रिया सामने लिखा हुआ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लो, ये भवानी का फुल फॉर्म क्या आ सकता है, लिखिए, भारतीय नाभिकीय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है भवानी का, भारतीय नाभिकीय, ठीक है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक। और दूसरी चीज जो मैंने अभी आप लोग को 22 रिएक्टर्स लिखा है,
ये किसके अंडर में आते हैं, ये भी पूछ लेंगे कि भाई इन रिएक्टर्स का मेंटेनेंस हो गया या रिक्रूटमेंट हो गया या प्रोडक्शन हो गया, वो कौन मेंटेन करता है। तो लिख लो 22 रिएक्टर्स मेंटेन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसको कौन मेंटेन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ध्यान रखना, हर एक कोई जो डिपार्टमेंट होता है वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वो करता है, लुक आफ्टर करता है। ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन एटॉमिक जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये किसको रिपोर्ट करता है या किसके विजन में आपका रहता है कि भाई लुक आफ्टर तो कोई करेगा ही करेगा, तो वो है हमारे कौन, पीएम। ठीक है, ये सीधे आपके पीएम के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है कि भाई एटॉमिक एनर्जी जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। आप लोगों को पता ही है कि कितना अगर कोई रेडिएशन हो जाए, कुछ हो जाए तो कितनी डेथ हो सकती है। ठीक, ये चीज हमारी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो अगला क्वेश्चन लिखिए। सर। सर आपने क्या बोला सर, आपने अभी क्या बोला कि ये किसको रिपोर्ट करता है, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में कट गया था। ये प्राइम मिनिस्टर को, इट कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लिख दिया। यस सर। ठीक। ये विभूति, आपको भी साउंड में ब्रेक आ रहा है क्या बीच में? नो सर। अच्छा ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो जिसको आ रहा है बोल दिया करो मुझे, कई बार कुछ कनेक्शंस के पता नहीं चलता है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्नो लेपर्ड। अगला क्वेश्चन लिखो, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। सर आपने क्या बोला, फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा कट हूँ, जा रही है वॉइस। कोई बात नहीं। स्नो लेपर्ड मैं लिख भी देता हूँ साथ में, स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड डिक्लेयर्ड एज, स्नो लेपर्ड डिक्लेयर्ड एज, इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, नेशनल सिंबल, डिक्लेयर्ड एज नेशनल, नेशनल सिंबल, डिक्लेयर्ड एज नेशनल सिंबल बाय, किसने भाई डिक्लेयर किया है, बाय किर्गिस्तान गवर्नमेंट। KY, स्पेलिंग थोड़ी सी इसे लिख लो, GY, KYRGY, किर्गिस्तान। ये आपके वेस्ट एशिया में कंट्री है, किर्गिस्तान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नेशनल सिंबल बाय किर्गिस्तान गवर्नमेंट, किर्गिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड मैप की ओर देखो तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। अगर हम देखें कि भाई हमारा जो ये क्या है, आपका पूरा एशिया है ये आपका। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है कि एशिया है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या हो गया आपका साउथ अमेरिका। ये पूरा इलाका क्या कहलाता है, ओशियाना कहलाता है। इसमें क्या इंक्लूड है, ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड। और ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना क्या है, ओशियाना। ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया। और ये क्या हो गया आपका, यूरोप हो गया। और ये नीचे क्या हो गया आपका, अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, और जब हम ये हमारे एशिया को पढ़ते हैं तो एशिया को भी हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि ये नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया जहां हम लोग रहते हैं, फिर ये आपका क्या हो गया, ईस्ट एशिया, और इधर वाला क्या हो गया आपका, वेस्ट एशिया। ठीक है, जहाँ पे आपके इजराइल हो गया, लीबिया हो गया, ये और क्या कहते हैं, ये सारी कंट्री आपके आती है। ठीक है, सीरिया हो गया ये सब, और ये आपका किर्गिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब वेस्ट एशिया में आते हैं। तो यहीं पे आपका किर्गिस्तान कंट्री है जिसने इस आपके क्या कहते हैं स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। तो ये क्वेश्चन जो है या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में, और या तो फिर आपका किस फॉर्म में आ सकता है, सिंगल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। तो क्या टिकर किया ना, किर्गिस्तान टिकर किया ना। ठीक है, प्रिया क्लियर है यहाँ तक, लिख दिया यहाँ तक? यस सर। ठीक। अच्छा, अब कुछ एक और फैक्ट लिखो इसके बारे में नीचे, अगले पॉइंट से। द जूलॉजिकल नेम, इसका कई बार क्या पूछ सकता है कि स्नो लेपर्ड का जूलॉजिकल नेम क्या है। द जूलॉजिकल नेम लिखो भाई, क्या है, पैंथीरिया। जैसे मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, पैंथीरिया, पैंथीरिया यूनसिया। ये लिखोगे स्मॉल लेटर में, UNCIA।
ठीक है, ये इसका क्या हो गया, जूलॉजिकल नेम हो गया। कोशिश करो याद करने की, लेकिन अगर पिक्चोली मेमोरी याद रहेगी तब भी आप लोग आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, पैंथीरिया यूनिसिया। और दूसरा लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए इसके बारे में, स्नो लेपर्ड के बारे में। फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय, फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयास। ठीक है, फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयास। तो अगर आप मैप की तरफ देखो तो ये आपका जो वेस्टर्न हिमालयाज ये वाला पार्ट हो गया, जिसमें मेन तौर पे लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड हमारा आ गया। और ईस्टर्न हिमालयाज जो हो गया उसमें क्या हो गया, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल। तो ये जो आपके स्नो लेपर्ड हैं ये इन्हीं स्टेटों में पाए जाते हैं, या तो लद्दाख में मिलेंगे, हिमाचल में मिलेंगे, या हमारे उत्तराखंड में मिलेंगे। ठीक है, और फिर अगर ईस्टर्न में चले जाओ तो मेन तौर पे अरुणाचल और भूटान में। नेपाल, सिक्किम में इतनी इनकी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इधर की तरफ, दोनों तरफ जो है बहुत ज्यादा है आपकी। ठीक, फिर एक और चीज लिखो इसके बारे में, आ सकता है एग्जाम में स्नो लेपर्ड के बारे में। कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड घोस्ट ऑफ माउंटेन। पहाड़ों का भूत कहते हैं इसको, घोस्ट ऑफ माउंटेन। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन, उसकी वजह यह है कि ये बहुत रेयर होता है कि ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आए या दिखे। कांटेक्ट तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, दिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा अपने आप को क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं, पहली चीज। और दूसरा, स्नो लेपर्ड होने की वजह से इनकी स्किन में जो पैटर्न होता है वो इतना, आपने एक वर्ड सुना होगा कैमोफ्लाज। तो अपने सराउंडिंग से ये इतना अपनी स्किन के मतलब वो कर देते हैं, मैचिंग करते हैं, कि अगर ये आपके सामने से खड़े भी होंगे तो आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। चल भी रहे होंगे बहुत धीरे धीरे तब भी आपकी आंखें इनको विजुलाइज नहीं कर पाएंगी, ये इसलिए ये लोग काउंटिंग में नहीं आ पाते। बट वो बात अलग है कि अब हम इतने ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ चुके हैं कि इनकी काउंटिंग हम लोग अब कर चुके हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड घोस्ट ऑफ माउंटेन। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो जो एग्जाम में आ सकता है मुझे लग रहा है, लिखिए, कम्स अंडर वल्नरेबल कैटेगरी। किसके अंदर इसको रखा गया, वल्नरेबल, कम्स अंडर वल्नरेबल कैटेगरी इन IUCN रेड लिस्ट। किसके अंदर, कम्स अंडर वल्नरेबल कैटेगरी इन IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, तो पूछ सकता है भाई किस कैटेगरी में रखा गया है, तो वल्नरेबल में रखा गया है। ठीक है, बहुत रेयर है हमारे यहाँ तो बचाना जरूरी है। कम्स अंडर वल्नरेबल कैटेगरी इन IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आपसे IUCN रेड लिस्ट। ठीक, तो इनमें से कोई भी फैक्ट आपके स्टेटमेंट के तौर पे आपके एग्जाम में आपसे यूपीएससी या स्टेट PCS में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यही बात है ना कि हम जितना बचाएं इनको उतना अच्छा है हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इन 2023, अगला पॉइंट लिखना, इन 2023, इन 2023 आर्कियोलॉजिस्ट, ये जो पुरानी चीजें सर्च करते रहते हैं, इन 2023 आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, इन्होंने क्या मिला भाई, क्या इनको मिला है, फाउंड 10th सेंचुरी, फाउंड 10th, फाउंड 10th सेंचुरी कडामा या कदम्बा, 10th सेंचुरी, मैं लिख देता हूं कदम्बा, ऐसे लिखोगे कदम्बा। ठीक है, 10th सेंचुरी कदम्बा, कदम्बा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, कदम्बा इंस्क्रिप्शन इन गोवा। इनको कहाँ मिला है, गोवा में मिला है, कदम्बा इंस्क्रिप्शन इन गोवा। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा यहाँ पे लिख लो पॉइंट बना के, दिस इंस्क्रिप्शन, जो क्योंकि एक अलग किस्म की आपकी स्क्रिप्ट है आपकी, तो लिखो दिस इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू तेलुगु लैंग्वेज, दिस इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू तेलुगु, तेलुगु लैंग्वेज। ठीक है, इंस्क्रिप्शन टू तेलुगु लैंग्वेज, क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्लेम कर रहे हैं कि जो ये कदम्बा इंस्क्रिप्शन है ये तेलुगु से भी पुराना है, यानी कि वो कह रहे हैं कि तेलुगु लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इस कदम्बा इंस्क्रिप्शन या लैंग्वेज से आपका हुआ है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई हाल में ही जो कदम्बा इंस्क्रिप्शन या लैंग्वेज डिस्कवर्ड की गई है
वो किसकी या किससे रिलेटेड मानी जाती है, किससे बिलोंगिंग करती है, तेलुगु से करती है, या किस स्टेट में आपकी मिली है, इसका इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, तो आपने टिक करके आना है गोवा में मिला है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक लास्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। लिखिए, पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट, पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट एरिया। ठीक है, टू मैप एक्सीडेंट एक्सीडेंट हॉटस्पॉट, टू मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट एरियाज। ठीक है, एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स एरियाज, कि भाई यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको मैपिंग कर दिया, ऑनलाइन उसको अपलोड कर दिया है कि जब भी आपकी गाड़ी इन पर्टिकुलर एरियाज में जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पहाड़ों की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड हो, वहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट जोन होते हैं जहाँ पे पहले से ही क्या लगे होते हैं, नोटिस बोर्ड लगे होते हैं कि जिस जगह से आप पास ऑन होने वाले हैं वहाँ पे ऊपर से पहाड़ गिर कर सकते हैं, या मोड़ों पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, या गाड़ी नीचे गिर जाती है। तो ऐसे पंजाब ने अपने पूरे स्टेट में ऐसे क्या बनाए हैं, पहला ऐसा स्टेट है जिसने एक्सीडेंट हॉटस्पॉट एरिया को आइडेंटिफाई किया है, उसको अपलोड किया है, कि जब कोई वहां से गुजरे तो उसको अलार्मिंग रहे कि यहाँ गाड़ी क्या करनी है, संभल के चलानी है। ठीक है। अच्छा एक और लास्ट लिख लो बस, क्योंकि एक साथ हो जाएगा फिर। लिखिए, फ्रांस फ्रांस बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री, फ्रांस बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्री विच इश्यूड, फ्रांस बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री विच इश्यूड क्या इशूड किया भाई इसने, डिजिटल वीजा, विच इश्यूड डिजिटल वीजा। ठीक है, विच इश्यूड डिजिटल वीजा। अब यहीं से एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं वर्ल्ड मैप में, कि ये जो आपका यूरोपियन यूनियन है, ये कहाँ गया भाई, कहाँ से आया, क्या था। तो देखो अगर आप अगर आप मैप की तरफ देखो, तो लगभग जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये जो है ये आपका क्या है, यूरोप है। ठीक है, ये आपका पूरा क्या हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है। अब इसमें जैसे ये आपका क्या हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, इतना बड़ा आपका रशिया है, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करते हुए पूरा यहाँ तक क्या है, रशिया है। ठीक है। और इसलिए ध्यान रखना, रशिया में जितना भी मुझे याद आ रहा है 9 आपकी क्या है, टाइम जोन्स हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल जिस समय ये आपका कौन सा हो गया, ईस्ट का इलाका हो गया, ये क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। जिस समय अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 PM हो रहे होंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लगभग मान के चलो कि सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो अब एक कंट्री में अगर आप एक टाइम स्लॉट करने की कोशिश करें, तो रशिया जैसी बड़ी कंट्री में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 9 है या 7 है एक बार मैं देख लूंगा, लेकिन है 7 से ऊपर ही टाइम जोन। खैर वापस आते हैं, तो कई मैप में रशिया को जो है, इतने पार्ट को यूरोप के अंदर रखा गया, बट कई मैप में प्योरली क्या बनाया गया है, यूरोप जो बनाया गया है प्योरली आपका, जो मैंने ड्रॉ किया ऐसे करके, ये आपका क्या बनाया गया, ये आपका क्या बनाया गया, यूरोप बनाया गया। ठीक है, ये आपका यूरोप है। ये कौन सा सी है आपका, मेडिटेरियन सी है। ठीक, और मेडिटेरियन सी क्या करता है, अफ्रीका और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। ठीक, तो इसी यूरोप में आपका क्या है, यूरोपियन यूनियन इन्होंने बनाया है मिलके, जिसमें टोटल इस यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं। तो अगला एक पॉइंट लिख दो वहीं पे नीचे, यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट 27 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट 27 कंट्री। तो पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन कितनी कंट्रियों से मिलकर बना है, तो टिक कर दिया 27 कंट्रियों से मिलकर बना है। पहले जो है इसमें क्या होती थी, 28 कंट्रियां होती थी। ठीक है, लेकिन एक कंट्री ने जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। ठीक, और वो कंट्री कौन सी है, अगर आप मैप की तरफ देखो, जो आपको मैं शो कर रहा हूं, ये वाली कंट्री, ये वो कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन को क्या कर दिया, उससे लीव बाहर आ गई। कोई बता सकता है कौन सी कंट्री है जिसको मैंने सर्किल कर रखा है, यूरोपियन यूनियन के अंदर ये अप टू 27 हो गए, ये कौन सी कंट्री है जो बाहर आई है, और इस कंट्री का हमारे इंडिया से बहुत गहरा रिलेशन। हाँ, रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं प्रिया। 28 क्या बोल रहे थे सर आपने, नेट प्रॉब्लम हो गया, 28 कंट्री, 28 मैंने कंट्री बोला बोला कि था आपने।
मैंने बोला कि यूरोपियन यूनियन में इस समय 27 कंट्री हैं, एक कंट्री जो है वो हम्म, बाहर आ गई है, और वही कंट्री का नाम पूछ रहा हूँ जो जिसको मैंने सर्किल कर रखा है कि ये कौन सी आपकी कंट्री है। कुछ अंदाजा किसी को, विभूति? इसका इंडिया से बहुत गहरा रिलेशन। अरे ये भाई वो कंट्री है जो यहाँ से पूरा मूव ऑन करके इंडिया में आई और हमारे ऊपर लगभग 300 सालों तक क्या किया, रूल किया। ब्रिटेन। 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 ठीक है। तो ये जो कंट्री है ब्रिटेन। ये आपकी कौन सी है जिसको मैंने सर्किल में कर रखा है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से क्या हो गई है, आपकी बाहर आ गई। ठीक है। तो और कब आई है, 2020 में। तो इसको लिख दो, ब्रिटेन मेड एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन 2020। तो अभी यूरोपियन यूनियन में कितनी हो गई, 27। तो इसको पॉइंट बना के लिख दीजिए, ब्रिटेन मेड एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन 2020, इन 2020। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कि ये जो 27 कंट्रियों का जो ग्रुप है ये यूरोपियन यूनियन, इसमें करेंसी कौन सी चलती है। तो यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो करेंसी, लेकिन ये पूरे 27 कंट्री में नहीं चलती है। तो अगला पॉइंट बना के लिखना, यूरो। अगला पॉइंट बना के लिखो, यूरो। यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी, इज द ऑफिशियल करेंसी इन 19 कंट्रीज। 27 में से सिर्फ 19 ने इसको अडॉप्ट किया है, इन 19 कंट्रीज। इसको लिख दीजिए, यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी, is the official currency for 1919, for 19 countries, for 19 countries। ठीक है, for 19 countries। चलो, अब हम लोग जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट उठाएंगे, फॉर 19 कंट्रीज। ठीक है, इतना लिख। ये यूरोपियन यूनियन स्टेबलाइज कब हुआ था? ये यूरोपियन यूनियन, हम्म, हाँ ये आपका बना था, एक मिनट इसके अंदर लिखा है नहीं क्या, तो इसको ये देखो 91, 91 में। और सर इसका हेडक्वार्टर भी? वो अलग अलग है, फिर हर चीज का अलग अलग है इसका। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इन तेलंगाना इन दिसंबर, हुआ कब, कई बार मंथ भी पूछ लेते हैं, इन दिसंबर 2023। ठीक है। ऑर्गेनाइज इन तेलंगाना इन दिसंबर 2023। यहीं से अगर हम लोग रिवीजन करें तो क्या कर सकते हैं कि हमारा जो तेलंगाना था वो कब बना था, आपका 2014 में बना था। ठीक है। और अंडर विच आर्टिकल जो है ये बनाया गया था आपका तेलंगाना, अगर इसका भी एक बार रिवीजन कर ले तो क्या क्या होगा, आपका आर्टिकल 3। ठीक है, वहीं पे लिख लो एक स्टार बना के या बॉक्स के अंदर, कि तेलंगाना हैज बीन फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट इन 2014 अंडर द आर्टिकल 3। ठीक है, ये एक पॉइंट बना के लिख दीजिए, तेलंगाना हैज बीन फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट इन 2014 अंडर द आर्टिकल 3। तो खैर, तो अगर क्वेश्चन आता है कि 82nd इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हुई, तो टिक करके आओगे तेलंगाना में। ठीक है। फिर पर्टिकुलर तेलंगाना में अगर पूछेगा तो क्या, एट, एक पॉइंट बना के लिख दो, एट ककातिया यूनिवर्सिटी। पर्टिकुलर कहाँ पर ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लिख दो एट ककातिया, एट ककातिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहां पर आपकी हुई थी। हाँ विभूति कुछ पूछ रहे हो, एट ककातिया यूनिवर्सिटी। नो सर। ठीक। फिर एक और पॉइंट लिखना बना के, दिस कांग्रेस स्टैब्लिशन, ये बनी कब, जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है भाई, अगर 82nd हो रही है तो बहुत पहले बनी होगी, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो लिख लो, दिस कांग्रेस, दिस कांग्रेस। अच्छा एक यहाँ से ध्यान रखना, कांग्रेस का मतलब क्या होता है। अगर आप वोकैब में और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब निकालने की कोशिश करो कांग्रेस का, तो कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि अ, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी लगभग लगभग हर देश में होती है, ध्यान रखना, चाहे वो अमेरिका, यूरोप कंट्री हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कांग्रेस का मतलब होता है
ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं जो एक ही सोच या एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से ये हर कोई भाई एसजीओ की कोई जो भी एक ही सोच के या एक ही आइडियोलॉजी के लोग होंगे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बाद में कांग्रेस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। खैर, तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट बना के लिख लो कांग्रेस, या ऐसे लिख लो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस was established in 1935, यानी कि ब्रिटिश टाइम पे बनी थी। was established in 1935 at पुणे। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है वो कहां पर स्टैब्लिश हुई थी, तो पुणे में। उसको पॉइंट बना के लिख दो आप लोग, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस was established in 1935 at पुणे, एट पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा स्वामित्व स्कीम। थोड़ा हिंदी का नाम है पर स्पेलिंग इंग्लिश में लिखोगे आप लोग। स्वामित्व, SVAMITMA, स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम। ठीक है, स्वामित्व स्कीम। अब ये क्या चीज है भाई जो न्यूज में रहा हमारा? तो पहला पॉइंट बना के लिखना, स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री, स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने शुरू की है ये, स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। तो पहले ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भाई स्वामित्व स्कीम जो बड़ी पॉपुलर है अभी, खासतौर पर मोदी सरकार ने शुरू की है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, वो किस मिनिस्ट्री ने शुरू की? तो आपने टिक कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने शुरू की। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट इश्यूड, गवर्नमेंट इश्यूड, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट इश्यूड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड और ऑब्लिक करके लिख दो टाइटल डीड्स, प्रॉपर्टी कार्ड और आपका लिख दो टाइटल डीड्स, लैंड में होती है टाइटल डीड्स, टू द पर्टिकुलर, या ऐसे लिख लो टू द फार्मर्स, प्रॉपर्टी कार्ड ऑब्लिक टाइटल डीड्स टू द फार्मर्स, टू द फार्मर्स। ठीक है, टू द फार्मर्स। तो ये आप कह सकते हो कि एक तरीके का एक और वर्ड लिख लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्या मिलता है फंडामेंटल राइट में, राइट ऑफ लाइफ मिलता है ना, राइट ऑफ प्राइवेसी मिलता है, तो आप मान सकते हो कि ये एक तरीका क्या हो गया, राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, इसको एक लिख दो, रिकॉर्ड या लैंड रिकॉर्ड राइट्स, ऐसे लिख दीजिए, लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, देखो इसका क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, रिमोट एरिया फार्मर्स, उनके पास जो लैंड होती है वो उनकी एसेट्स होती हैं। ठीक है, और ये स्वामित्व स्कीम के थ्रू हर एक फार्मर को, हर एक विलेजर को, हर एक रूरल जिनके पास लैंड है, उनको ये प्रॉपर्टी कार्ड, जैसे कि आपका सिम कार्ड, मतलब जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है, उस तरीके के कार्ड इशू किए गए हैं। पर्टिकुलर उनमें उनकी फोटो लगी हुई है, उनका टाइटल डीड लिखा है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, क्योंकि इसी की कार्डों की मदद से, ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है या टाइटल डीड्स है, ये फार्मर्स क्या कर सकते हैं, जैसे बैंक में चले गए लोन लेने के लिए या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाना है, तो ये बहुत अच्छा शुरुआत की। क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई जो किसान हुआ करते थे लेखपाल के पास जाया करते थे, पटवारी के पास जाया करते थे, वहां से लिखवा के लेके आया करते थे। फिर अगर आगे उनको कुछ उस लैंड का यूज करना होता था, कि जैसे कहीं पे वो गिरवी रखना है या कहीं पे बैंक में दिखाना है, तो बड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो ये स्कीम बहुत अच्छी सरकार ने शुरू कर रखी है। तो आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग अबाउट द स्वामित्व स्कीम। तो पहली बात, स्वामित्व स्कीम शुरू किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत में, स्पेशली कहाँ पर है? रूरल एरिया में, जिसमें क्या इशू करेगा? प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल डीड इशू करेगा, जिसमें आपका क्या एक तरीके की, इसको आप लोग क्या मानोगे, एक तरीके का राइट ऑफ लैंड ऑफ रिकॉर्ड हो गया आपके पास, मतलब जो फार्मर्स हैं आपके पास। और एक और पॉइंट लिख लो जिसमें एक और अच्छी चीज की गई है, GIS मैपिंग, ऐसे लिख लो लाइन बना के, टेक्निक यूज इज
GIS मैपिंग, इसमें क्या यूज की गई है टेक्निक? GIS टेक्निक यूज्ड इन, या सॉरी, टेक्निक यूज्ड इज GIS, टेक्निक यूज्ड इज GIS मैपिंग। ठीक है, ये टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। अब यहां से हमारा क्या, अगर क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में तो ऐसे बन सकता है साइंस के सेक्शन से कि जीआईएस मैपिंग क्या होती है, आजकल बहुत हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग। जीआईएस का फुल फॉर्म हो गया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर सैटेलाइट की मदद से जो पर्टिकुलर लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है, वो इसमें लिया जाता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो ये समझ लो कि जैसे ये आपका ग्लोब है, तो ये जो है वो आपके क्या हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए, ऐसे करके जो पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए। ठीक है, तो अगर मैं, जैसे आप लोग जहाँ इस समय बैठे हुए हो, आपका एक पर्टिकुलर क्या होगा, लैटिट्यूड होगा, और एक पर्टिकुलर क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, ऐसे करके, तो पर्टिकुलर आपकी एक एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमको मिल जाती है। ठीक है, तो सेटेलाइट में जब जीआईएस का यूज करते हैं तो पर्टिकुलर खेत जो है, लैंड का एरिया जो है, पर्टिकुलर किसका कहाँ पर है, वो जीआईएस की मदद से अब जो ये है लैंड रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होने शुरू हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वी आर काम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वी आर काम्बोज, वी आर काम्बोज रिसीव्ड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आपको पूरा लिखना, वी आर काम्बोज रिसीव्ड MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024। वी आर काम्बोज रिसीव्ड MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024, MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024। ठीक, अब यहीं से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लिख लो, 2-3 पॉइंट MS स्वामीनाथन जी के बारे में, तो लिखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन, एंड MS स्वामीनाथन इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन 1966-67। कई बुक्स में यही ईयर हम लोग को मिलता है, तो ये ईयर ही आपको याद रखना है, 1966-67। ठीक है, तो एक और हमको हमारे एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन मिल गया कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कौन से लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, या उसके लीडर कौन थे, और ये आपका किस साल इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, पहली चीज तो ये रटा मार लो। सेकेंड थिंग आ सकता है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इसका एरिया और कौन से आपके क्रॉप पर मेन एम्फेसाइज किया गया था। ठीक है, तो इसमें लिख दो शॉर्ट में, द एरिया वॉज, या ऐसे लिख लो, द टारगेट एरिया, द टारगेट एरिया वॉज, टारगेट एरिया वॉज, मेन तौर पे जो हमने रखा था, ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं हुआ, लेकिन मेन तौर पे लिख दो, द टारगेट एरिया वॉज पंजाब, या ऐसे लिख लो शॉर्ट में गैंजेटिक प्लेन्स, मेन तौर पे जो है गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, अब गैंजेटिक प्लेन्स या गंगा प्लेन्स क्या हो गया, जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं तो इसमें लगभग लगभग पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सारा एरिया आपका आ जाता है। ठीक है, तो उसको जैसे आप मैप में देख रहे हो, ये पंजाब हो गया है ना, मैप की तरफ देखोगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पे क्या यूज किया गया था, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इस पे मतलब कह सकते हो कि टारगेट पॉइंट रखा गया था। ठीक, दूसरा पॉइंट है, एक और पॉइंट मतलब कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन में किन क्रॉप्स पे एम्फसाइज किया गया, तो लिख लो द मेन क्रॉप्स वर, कौन सी थी, व्हीट एंड राइस, और मतलब मेन व्हीट पे किया गया, देन उसके बाद राइस पे, द मेन क्रॉप वर व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस। ठीक है, और अब अगर बात की जाए आज 2024 की, तो कई आर्टिकल्स ऐसे आए हैं जहां पर यह लिखा हुआ है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था, अब यही हमारे लिए थोड़ी सी मुसीबत बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है, कोई बताएगा?
दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन 66 नाउ बिकम्स अ व्हाट, अ चैलेंज फॉर अस। क्या कोई आइडिया है किसी को, विभूति? अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन या प्रिया क्यों बन रहा है? नो सर। मतलब हमारा कह सकते हो कि नेगेटिव में थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है हमारे लिए, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। प्रिया, आपको कोई आइडिया है? देखो उसकी नो सर। उसकी वजह है, और ये हमारा जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ ये आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन से आ सकता है। सबसे बड़ा आपका राइस है। राइस के दो नेगेटिव चीजें क्या है? ठीक है, पहला है आपका कि राइस की जहां जहां खेती होती है वो क्या होता है, बहुत बड़ा मीथेन का इमिटर होता है। यानी कि जो राइस फील्ड होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या करती है, मीथेन को इमिट करती है उस राइस फील्ड से। और हम सब जानते हैं कि मीथेन जो है वो जाके फिर क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस में इंक्रीमेंट करती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, राइस को उगाने में ह्यूज अमाउंट, गन्ने के मुकाबले नहीं, शुगर केन में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, लेकिन अगर शुगर केन ऑप्शन में नहीं है या शुगर केन को छोड़ दो तो शुगर केन के पास राइस ऐसी आपकी क्रॉप है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, यूज होता है। और खास तौर पर अगर हम बात करें अपने कहाँ की, एशिया की, और एशिया में हम बात करें जहाँ इंडिया है, इंडिया कहाँ पे है आपका, साउथ एशिया में आपका है। तो साउथ एशिया में अगर आप देखो तो इंडिया, चाइना, म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, इन जगहों पर मेन तौर पे चावल ही खाया जाता है, चावल उगाया जाता है। और अब ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पीने का बिल्कुल प्योर पानी होता है उसको खेती के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, पानी कहीं और से मिल नहीं रहा है तो यही करेंगे। तो ये क्या होगा, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसीलिए सरकार जो है कौन सा अनाज प्रमोट कर रही है, मोदी साहब भी लेके आए थे, कोई बता सकता है अभी पिछले एक साल? हाँ सॉरी प्रिया। सर, मोटे अनाज। हाँ, मोटा मोटा अनाज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो बोल रही है भैया कि मिलेट्स। हाँ, कि सब लोग क्या खाओ, मिलेट्स खाओ, मोटा अनाज। ठीक है, विभूति सुना है ये मिलेट्स कैंपेन, मिलेट्स सुना यस है? सर। हाँ, क्योंकि उसके यस। जो उसका जो प्रोडक्शन है उसमें कम पानी, कम खाद एज कंपेयर टू वीट, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। तो भाई सरकार भी चाहती है कि आप जितना ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू खाएं, बीमार कम पड़ेंगे, सरकार के ऊपर बोझ क्या होगा, कम पड़ेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे 4-5 फैक्ट्स निकल आए जो हमको एग्जाम में मदद कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ से एक और फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है कि ये जो वीट की वैरायटी थी और जो ये राइस की वैरायटी थी, ये दोनों कौन सी वैरायटीज थी आपकी, हाइब्रिड वैरायटीज। ठीक है, हाइब्रिड, ये ध्यान में रखना है, दे बोथ ऑफ देम आर हाइब्रिड वैरायटीज। ठीक है, यानी कि नेचुरल तरीके से अलग अलग रीजन के जो वीट थे उनके बीच में क्रॉस करवाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु से वीट ले लिया, उत्तर प्रदेश से वीट ले लिया, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, और ऐसा वीट तीसरा जनरेशन पैदा हुआ जो बहुत अधिक गर्मी भी और बहुत अधिक पानी भी या कम पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। ठीक है, अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर कौन सी जीएम क्रॉप है जो सरकार ने परमिट कर रखी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एनी आइडिया? सिर्फ एक ही क्रॉप है, शायद पढ़ा हो कभी आप लोगों ने, एकमात्र। हाँ विभूति, कुछ आंसर बोल सर रहे शायद कॉटन। हो? हाँ, कॉटन, बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी फूड क्रॉप को, जीएम फूड क्रॉप को परमिशन नहीं दे रखी। जैसे कि शुगर केन हो गया, मक्का आपका हो गया, इन सबको परमिशन नहीं दे रखी है, सिर्फ इसको दे रखी है, बीटी कॉटन को। अब आपका एक असाइनमेंट ये है, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, यहाँ पे ये बीटी का मतलब क्या हुआ, इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पे, बीटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये सर्च करना, कई बार आपके एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा आपका ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स 2024, छोटी सी हेडिंग डाल दो, ब्रिक्स 2024। और जिसको नहीं पता, ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिख लो भाई, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, वैसे तो नहीं आता है कि ब्रिक्स में कौन सी नहीं है, लेकिन कई बार भूले भटके क्वेश्चन आपके, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो, कई बार भूले भटके दे देते हैं वो लोग कि बताओ ब्रिक्स में से कौन सी नहीं आती है। क्या, तो बहुत चाइल्डिश क्वेश्चन, लेकिन देख लो उसको अगर नहीं पता है तो। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका।
अब इसको लेके क्या फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है, तो लिखिएगा पहला पॉइंट, रशिया बिकम्स द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स इन 2024। सबसे पहला पॉइंट, रशिया बिकम्स द चेयरमैन, रशिया बिकम्स द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स इन 2024। ठीक है, पहला सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई 2024 का चेयरमैनशिप किसके पास आई, रशिया के पास आई। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज आपका सेकंड थिंग जो है वो लिखिएगा, फाउंडिंग मेंबर, ये कई बार पूछ लेता है कि ब्रिक्स के उस समय एस नहीं था, मतलब साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया, तो लिख दो फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स वर। कई बार क्या होता है एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, बोलेगा बताओ भाई फाउंडिंग मेंबर्स इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा फाउंडिंग मेंबर्स वर, पहला नाम लिखो ब्राजील। ठीक है, पहला नाम लिखिएगा ब्राजील, उसके बाद दूसरा नाम लिखिएगा रशिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना। ठीक है, ब्राजील, रशिया, हम इंडिया के लोग हो गए भाई, इंडिया, और उसके बाद चाइना। ठीक है, उसके बाद चाइना। फिर एक और पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट बना के लिखना, एक और पॉइंट बना के लिखो आपका, ईरान, ईरान हो गया। ठीक है, ईरान हो गया, उसके बाद लिखो इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट। ठीक है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो पहला आपका ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, सॉरी, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया और यूएई हो गया, चार हो गया। देखो ये चारों रट्टा मारने क्यों है, क्योंकि पूछ लेगा कि 2024 में से कौन ब्रिक्स का मेंबर नहीं बना, तो ये चार आपको, क्योंकि ये चारों मेंबर बने ब्रिक्स के, तो इसको पूरा करो लाइन को, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, यूएई ज्वाइंट ब्रिक्स इन 2024, ज्वाइंट, ज्वाइंट ब्रिक्स, ज्वाइंट ब्रिक्स इन 2024। ठीक है, अच्छा यहीं से एक पॉइंट रह गया था जो मैंने अभी भूल गया, दिमाग से निकल गया, कि ये ब्रिक यानी कि सिर्फ BRIC, ये आपका ब्रिक जो है बना कब था अगर पूछेगा, तो आपने लिख के आना है 2006 में। ठीक है, ये ब्रिक्स में एस नहीं था, तो यहीं पे जहां लिखा है ना फाउंडिंग मेंबर में, वही भी लिख दो स्टैब्लिश इन 2006, स्टैब्लिश इन 2006। ठीक है, स्टैब्लिश इन 2006। और ये अभी जो मैंने नया लिखा दिया आपको कि भाई चार कौन से नए मेंबर हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, तो इसको किसी भी तरीके से रट्टा मारो, एग्जाम में आपके आ सकता है IE और आपके दोबारा से EUAE। ठीक है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और UAE। अच्छा एक चीज और लिखो जो मैं देख रहा हूँ एग्जाम में आजकल आ रहा है, देखिए ब्रिक्स रिप्रेजेंट, अगला पॉइंट में आके लिखना, ब्रिक्स यानी कि ये जो पांचों कंट्रियां हैं, रिप्रेजेंट्स 30% ऑफ 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस, 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस, यानी कि जो टोटल लैंड एरिया हमारे पास है अर्थ में, उसका 30% लैंड जो है इन्हीं पांचों कंट्रियों में। एक तो ये पॉइंट आपको एक स्टेटमेंट में दे देंगे, तो इसको लिख दो, ब्रिक्स रिप्रेजेंट 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस, ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस। पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट लिखो रिप्रेजेंट्स, या पूरा बना के लिख दो, ब्रिक्स, ब्रिक्स रिप्रेजेंट 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी पूरी दुनिया की 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स के इन पांच देशों में रहती है, और रहेगी भी। टॉप में हम इंडिया वाले पॉपुलेशन होगी, हम यहाँ पर हैं ब्रिक्स के अंदर, चाइना दूसरी पॉपुलेशन है, कंट्री है, वो इसके अंदर है, ग्रुप के अंदर है। तो इसको लिख दो ब्रिक्स, और उसके आगे लिख दो रिप्रेजेंट 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक, तो
नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अगर आप देखो तो इस्टेब्लिशमेंट और ये सब बहुत आजकल आने लगे हैं, हेडक्वार्टर पूछने लगे हैं। तो सारी चीज़ें एक एक करके करते आएंगे धीरे धीरे, बस आप लोग इसको रटाफिकेशन करते जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, इसमें अगर हम लोग देखें कोई और चीज़, हमारा पॉइंट ठीक है, 5 6 7 8 9 9, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम में आ जाए कि अभी ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, तो क्या टिक करके आना 9, क्योंकि ये 4 ने ज्वाइन कर लिया। अब इसका नया नाम क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रिक्स की, उसमें लिखा हुआ है कि नाउ दे हैव 9 मेंबर्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो डेटा अभी मैंने आपको लिखाया, ब्रिक्स 30% ऑफ लैंड सरफेस, ब्रिक्स रिप्रेजेंट 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, तो ये भी चेंज होगा अभी आने वाले टाइम पे, बट अभी हमारे पास लेटेस्ट यही है कि भाई यही डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, उतने याद कर लो, सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखना आप लोग, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, ये पॉइंट लिखना, डेजर्ट साइक्लोन। और उसके आगे एरो बना के लिखो मिलिट्री एक्सरसाइज, या नीचे एक पॉइंट बना के लिखो पहला, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ये की एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। दूसरा लिखना पॉइंट बना के, हेल्ड एट राजस्थान, ये कहां पर आपकी हुई, हमारे राजस्थान में हुई है, हेल्ड एट राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और थर्ड क्या था इसका, जो डेजर्ट ये साइक्लोन एक्सरसाइज थी, क्यों कराई गई थी, टू लर्न द अर्बन ऑपरेशंस, टू लर्न द अर्बन ऑपरेशन, टू लर्न द अर्बन ऑपरेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, टू लर्न द अर्बन ऑपरेशंस, टू लर्न द अर्बन operations by security forces, to learn the urban operation by security forces। ठीक है, अर्बन ऑपरेशन मतलब क्या हो गया कि जब भी अगेंस्ट द टेररिस्ट हो गया या अगेंस्ट द क्रिमिनल हो गया, कोई भी आपका ये उनको अरेस्ट करना हो गया, है ना, ये जब सिटी के अंदर करना पड़ता है, तो यूएई अभी इतना माहिर नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि हम तो कई सालों से इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, इंडिया की जो फोर्सेज हैं, तो काफ़ी कुछ उनको हमसे इस बारे में क्या मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है कि कैसे मैन टू मैन की वॉर हो गई, बिल्डिंग टू बिल्डिंग की वॉर हो गई, जैसे आपका ये इजराइल बहुत अच्छा है इस मामले में, है ना। तो वो सब ये जो है हम लोगों ने शेयरिंग आपस में की है। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर कंटिन्यू शुरू करेंगे हम लोग। क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसको रोज अगर आप 15 20 मिनट या आधा घंटा नहीं करोगे, तो इतना वास्ट है करंट अफेयर्स कि आप एक महीने या 1.5 महीने में कोई किताब लेके बैठो तो नहीं कर सकते हो, आपको रोज थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितना मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसका एमसीक्यू बना के, जो आपका सैटरडे का दिन है उस दिन मैं आप क्या कर दूं, आपकी ऐप जो है उस पर ये टेस्ट अपलोड कर दूंगा एमसीक्यू टाइप। ठीक है, तो वहां से आपको इसको अटेंड करना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए अगला लिखिएगा, गर्ल्स सैनिक स्कूल। गर्ल्स सैनिक स्कूल, आप लोगों ने सुना होगा सैनिक स्कूल के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट बनाकर लिखो, इंडियाज फर्स्ट, पहला पॉइंट बनाकर लिखना, इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल, गर्ल्स सैनिक स्कूल स्टार्टेड इन मथुरा यूपी। ठीक है, पहले तो अब तक इसमें सिर्फ बॉयज पढ़ते थे, पर अब ये पहली बार कर रहे हैं कि पूरा बोर्डिंग और रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं ये। तो इसमें लिख दो पहला पॉइंट बना के, स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल स्टार्टेड इन मथुरा यूपी, इन मथुरा यूपी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बना के लिखना सेकंड आपका, तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर हुआ है यूपी में, सेकंड पॉइंट बना के लिखो, दीज स्कूल्स मैनेज्ड बाय, ये सैनिक स्कूल मैनेज कौन करता है, पूरा उनकी सैलरी हो गई, बच्चों का पूरा जो उनका एक्सपेंडिचर होता है, रहना खाना सब सब इसमें बहुत 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 नॉमिनल रेट में होता है। तो इसको लिख दो, सैनिक स्कूल मैनेज्ड बाय, इसको करता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अच्छा खासा बजट आता है इसका,
मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, वो इसको मैनेज करता है, मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और इसको खाली सुन लो ऑब्जेक्टिव को। ये ऑब्जेक्टिव क्या था सैनिक स्कूल को स्टार्ट करने का? था ऑब्जेक्टिव ये कि जो इसके अंदर लड़के जाएं, क्लास 5th से या 6th से जाएं और पूरा 12th तक पढ़ेंगे, तो उनको वहीं से मोटिवेट करना कि क्या ज्वाइन करने के लिए, एनडीए ज्वाइन करने के लिए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर उसके बाद चाहे वो आर्मी में जा रहे हो एनडीए में, या एयरफोर्स में, या नेवी में, तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो यंग लड़के हैं उनको मोटिवेट करना कि फौज को ज्वाइन करें। ठीक है, और ऐसे अगर आप देखो हमारे स्कूलों में और कॉलेज में क्या है आपका, एनसीसी। एनसीसी का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई लोग यंगस्टर को मोटिवेट करना। खैर, तो क्वेश्चन आया कि सैनिक स्कूल कौन मैनेज करता है, तो टिक करके आना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर एक और पॉइंट लिखो, स्टार्टेड, या ऐसे लिख लो सैनिक स्कूल स्टार्टेड इन, ये कब से शुरू हुए? सैनिक स्कूल स्टार्टेड इन 1961। ठीक है, स्टार्टेड इन 1961। फिर अगला लिखिए, करेंटली अभी कितने हैं आपका, या ऐसे लिख लो एज ऑफ 2021। अगला पॉइंट में लिखो एज ऑफ 2021, एज ऑफ 2021 there are 33 सैनिक schools in India. 33 सैनिक schools, 33 सैनिक schools in India. ठीक है, 33 सैनिक schools है हमारे यहाँ, ये ध्यान रखना। और मुझे प्रिया बताएगी कि उत्तराखंड में सैनिक स्कूल कहाँ पर है, और फिर विभूति बताएगी कि हिमाचल में सैनिक स्कूल सुना है उसने। घोड़ा खाल में। हाँ, घोड़ाखाल में। घोड़ा खाल। हाँ, भीलवाड़ा। ठीक ठीक, भीलवाड़ा। नैनीताल में, बढ़िया। और विभूति, हिमाचल में सैनिक स्कूल कहाँ है, सुना है कभी? सर सुना है बट नहीं पता कहाँ पर है। आपके यहाँ कोई चैल जगह है, चैल? यस सर। तो वहीं पे आपका क्या है, ये सैनिक स्कूल है चैल में। ठीक है, लगभग लगभग हर स्टेट में खोल रखा है उन्होंने। अब शायद आपके यहाँ हिमाचल में 2 खोलने वाले हैं मेरे ख्याल से। चलो, तो ये ध्यान रखना 33 सैनिक स्कूल हमारे यहाँ है, और ये लड़कियों का मिला के अगर हम देखें तो 34 हो जाएगा आपका। ठीक है, और हमारे उत्तराखंड में घोड़ाखाल में है स्कूल, जो अभी प्रिया ने बताया। और प्रिया, ये आपका ओपन कब हुआ था उत्तराखंड में? 1966 में। भूलना नहीं, ये डेट एग्जाम में पूछ सकते हैं, मतलब जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें तो पूछेंगे। तो विभूति एक बार चैल का चेक कर लेना नेट पे जाके कि कब है, वरना मुझे मिलकर बता दूंगा कि 1966 में जो है हमारे उत्तराखंड में ये घोड़ाखाल का हुआ था। ठीक, चलो, अब हम लोग आज से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अ, आपके प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया, दोनों में ही आपके ये जो सब्जेक्ट है बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो इंडियन पॉलिटी जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। एक मिनट।